वैसे दंगल एक बार फिर से छिड़ रहा है कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों और केंद्र सरकार के बीच। अनुच्छेद 370 पर कश्मीर की पुरानी राजनीति की पिक्चर आज फिर दिखाई पड़ रही है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत कश्मीर के राजनीतिक दल 370 की बहाली को लेकर आज एक मीटिंग कर रहे हैं। यह बैठक श्रीनगर के पार कॉरिडोर यानी गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर हो रही है। फारूक अब्दुल्ला के घर पर 4 अगस्त 2019 यानी कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ऐलान के ठीक एक दिन पहले भी बैठक हुई थी, जिसमें 370 को बचाए रखने के लिए साझा लड़ाई का घोषणा पत्र जारी किया गया था। लेकिन इस बैठक के अगले ही दिन संसद में 370 को इतिहास बनाने वाला फैसला हो गया। लेकिन दोबारा 370 पर राजनीतिक संग्राम लड़ने की बात अब शुरू कर दी गई। यहां पीडीपी से अलग होकर बनी जेके अपनी पार्टी का विरोध साफ दिख रहा है और बीजेपी भी अब ताल ठोक कर खड़ी हो गई। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे कि क्या 370 पर दोबारा राजनीतिक माहौल बनाया जा सकेगा? क्या 370 के मारे अब गुपकार के सहारे? चार अगस्त 2019 को श्रीनगर के गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर हुई इसी मीटिंग में 370 पर साझा मोर्चेबंदी का ऐलान कश्मीरी पार्टियों ने किया था। लेकिन अगले ही दिन संसद में 370 के खात्मे के ऐलान के साथ ही 14 महीनों तक इस एजेंडे पर रोक लगी रही। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अब एक बार फिर इसी गुपकार रोड से 370 का संग्राम शुरू हुआ है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों के नेताओं की गुपकार रोड पर बैठक बदले गए कश्मीर को वापस 5 अगस्त 2019 के पहले ला खड़ा कर देना चाहती है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। देखिए, यहाँ तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया। एप्लीकेशन ऑफ 370 और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। 4 अगस्त 2019 को कश्मीरी नेताओं का 370 पर साझा ऐलान को गुपकार घोषणा पत्र कहा गया था, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बचाए रखने के लिए एकजुट रहेंगे। लेकिन जब दोबारा इस गुपकार घोषणा पत्र पर आगे बढ़ने की बात हो रही है तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि कश्मीर के दूसरे राजनीतिक दल भी इसे झूठ का एजेंडा कह रहे हैं। आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म देने वाली धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। ये धारा अब दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। ये षड्यंत्रकारी लोग एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान करना चाहते हैं, लेकिन इनके एजेंडे को, इस गुपकार एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में बदलाव का दावा किया गया है, लेकिन कश्मीर की राजनीति 180 डिग्री घूमती दिख रही है। लेकिन अब की बार क्या इस पर कामयाबी मिलेगी? राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो सुना आपने 5 अगस्त 2019 का वो बयान जिसको लेकर आज मीटिंग हो रही है। तब गृह मंत्री ने ऐलान किया था संसद में कि अब धारा 370 नहीं है।
विपक्षी पार्टियां कश्मीर में आज मीटिंग कर रही हैं। गुपकार रोड पर बंगला है फारूक अब्दुल्ला का, और उसी के नाम पर यह गुपकार समझौता। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, आज वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। मोहित भान हमारे साथ हैं, वो पीडीपी के प्रवक्ता हैं। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर हैं। इफ्तिखार मिसगर हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। फारूक रेंजू शाह हमारे साथ हैं, वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। और राशिद राहिल हमारे साथ हैं, वो कश्मीर से आते हैं, पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल इफ्तिखार मिसगर आपसे, ये कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस दिलाने की मीटिंग हो रही है या अपना स्टेटस बचाने की मीटिंग हो रही है? देखिए, जहां तक इस मीटिंग का ताल्लुक है तो मीटिंग की सिंसियरिटी अभी कश्मीरी आम लोगों से आप पूछेंगे तो अभी कश्मीर के लोग इसमें पूरे तरीके से आपको नहीं बता सकते हैं कि इसमें सिंसियरिटी कितनी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम से कश्मीरी आज तक इतना बिट्रेयल हुआ है कश्मीरी को मेन स्ट्रीम से कि इस पे भरोसा करना तब तक जब तक इसके नताइज वैसे ना आ जाएं जैसे कश्मीरियों के मन बाए होंगे। इस पे बहुत सारे शक शोबा हो जाते हैं। सबसे बड़ा शक शोबा ये है कि जो पार्लियामेंटेरियन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंटेरियन है, वो अभी भी उसी संसद में बैठे हैं जिस संसद के जो भी वहाँ से नताइज आए उनको ये नकार रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है ज़रूर कि जम्मू कश्मीर के लोग तब से तनाव में हैं, जब से 370 हटाया गया यहाँ से, तो तब से तनाव एक बना हुआ है। उस तनाव के लिए जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ फैसला आ जाए जो लोगों को कंफर्टेबल लगे, जो लोगों को लगे कि नहीं हमारे हित में हो रहा है। तो कोई भी जो कहेगा कि मैं 370 वापस करवा दूंगा, लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे, आपको लगता है ऐसा? नहीं ऐसा देखिए, 370 ऐसा अगर आप मेरी जो जाती राय है, जो मैं समझ रहा हूं एज ए कश्मीरी होके, 370 हमारे लिए उतना प्रायोरिटी नहीं रखता है जितना हमारा प्रायोरिटी मसला कश्मीर रखता है। मसला कश्मीर पे बात अभी भी यहाँ नहीं हो रही है। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला पॉलिटिकल मसला है और इसको पॉलिटिकली सॉल्व किया जाए। जब तक इसको पॉलिटिकली सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक आप मरहम लगा रहे हैं, लेकिन बीमारी को आप ठीक नहीं कर रहे हैं। पर मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप अपना एजेंडा रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यह है, जो भी आदमी ये कहेगा कि हम 370 वापस करवा देंगे, पब्लिक उसके पीछे चल पड़ेगी क्या? ये हाल हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी विश्वास जो लोग आगे आ रहे हैं उनके हाथ इतने खून से रंगे हुए हैं। पहले उनको पब्लिकली आके लोगों से माफी मांगनी चाहिए 2010 के लिए, 2008 के लिए, 2016 में जितने भी निहत्थे लोगों की यहाँ पे हत्या हो गई उन चीज़ों पे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो एब्रोगेशन जो 370 आर्टिकल की अमेंडमेंट्स हो गई, इतनी सारी अमेंडमेंट्स इनकी हुकूमतों में हो गई, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले इनको पब्लिक में पब्लिक डोमेन में आके अपने आप को साफ करना चाहिए। कश्मीरी आज की डेट में इतना पागल नहीं है, ना इतना कश्मीरी इतना संजीदा है कि वो समझ सकता है कि राजनीति कहाँ पे हो रही है और कश्मीरियों के हित की बात कहाँ पे हो रही है। ओके, हमारे साथ भान साहब हैं, वो पीडीपी के नेता हैं, मोहित भान। सीधे पहले जरा उनसे सवाल करते हैं, फिर सुधांशु त्रिवेदी के पास चलेंगे। मोहित भान, ये इत्तेफाक था क्या 5 तारीख को, जब किसी को नहीं पता था कि संसद में ऐलान होने वाला है 370 हटाने का, उसके पहले अचानक 4 तारीख को यही सारे लोग जो आज बैठे हुए हैं गुपकार मीटिंग के लिए, वो उस 4 तारीख को भी गुपकार मीटिंग के लिए बैठे थे? देखिए इसमें कोई भी इत्तेफाक नहीं था। अच्छा, इन्हें पता था पहले कि कल ऐलान होने वाला है? सुन तो लीजिए, या तो मैं बोल लूं या आप ही बोल लीजिए, मैं चुपचाप बैठा रहता हूं। मुझे कोई छोटा सा सवाल पूछा, इत्तेफाक था, आपने कहा इत्तेफाक नहीं था। इत्तेफाक मुझे थोड़ी ना पता कि आप उसका जवाब 300 शब्दों में देना चाहते हैं। आप बोलिए। आप शब्दों में दूंगा। जो सूरत हाल पिछले 20 दिन पहले से जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा था, जिस हिसाब से हर एक आहिस्ता पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर सख्ती तेज की जा रही थी, अमरनाथ यात्रियों को वापस भगाया गया, होटल खाली कराए गए, तो इससे हम खुद ब खुद एक कयास लगा सकते थे कि हालात कहां बद से बदतर हो रहे हैं। और जैसे कि बीजेपी का ये एजेंडा था कि वो 370 और 35A के साथ एक खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, और ये उनके हमेशा से उनके एजेंडा में रहा है
और हमने इसको 3 साल जब तक वो हमारे साथ गवर्नमेंट में थी, हमने उनको ये इम्प्लीमेंट करने नहीं दिया। हमने इसके ऊपर एक रोक लगा के रखी, हम इसके ऊपर एक रोड ब्लॉक बन के उनके सामने रहे। तो ये कयास लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये क्या करना चाहते हैं कि कल हटा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल हमारे को पता था, हम बिल्कुल कयास लगा रहे थे कि ये ऐसी ये बताते क्यों नहीं थे आपको पता है कल हटाने वाले हैं 5 तारीख को? 4 तारीख को जब आप मीटिंग के बाद आए, आपने मीडिया से बात की, आपने क्यों नहीं बोला कि कल हटा रहे हैं ये पार्लियामेंट में? हमने बिल्कुल ये बोला कि ऐसी अगर कोई भी बात वो करेंगे, ऐसी अगर कोई भी हरकत करेगी कि ये जम्मू कश्मीर के हित में नहीं रहेगी, ये देश के हित में नहीं रहेगी, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं रहेगी। ये 4 अगस्त को मैंने भी ये बात बोली है, ये 4 अगस्त को हमारे पार्टी के और भी बहुत सारे लीडर्स ने ये बात बोली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने नहीं बोली। अब लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस मुल्क के अंदर जो इतने बड़े बुद्धिजीवी सियासीदान बैठे हुए हैं, वो इतना बेवकूफी भरा कदम उठाएंगे कि जिसका नताइज जो है आज तक हम भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर पिछले 1 साल में बद से बदतर हो गया है। क्या हुआ? आप आज क्या हुआ? अच्छा बताइए क्या हुआ? देख लीजिए क्या हुआ? आज मैं बता देता हूँ। उससे पहले बेहतर था और खराब हो गया 1 साल में, बताइए क्या हुआ? बिल्कुल खराब। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेहतर था और ये हो गया, लेकिन ये क्या बात हुई? आप खराब की तुलना किससे करते हैं? बेहतर से करते हैं ना, या अपने आप से ही तय कर लेते हैं कि खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया? बिल्कुल मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले इलेक्शंस के अगर आप फिगर्स देखेंगे, 70% वोटिंग साउथ कश्मीर के अंदर हुई, जहां मेन स्ट्रीम जहां पे एक जम्मू कश्मीर का युवा मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहता था और एक डेवलपमेंट की ओर अपने आप को बढ़ाना चाहता था। आज वही युवा जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम से कोसों दूर हो गया है। इसको नुकसान बोलते हैं। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है? 70 साल मेहनत। जब आप कहते हैं मेन स्ट्रीम से दूर हो गया, उसका मतलब क्या होता है? मेन स्ट्रीम से दूर ये हो गया है कि आज उसको किसी भी पार्टी के ऊपर, जिन लोगों ने हमेशा आइडिया ऑफ इंडिया की बात की, हिंदुस्तान के साथ अपने मुस्तकबिल की बात की, तो इसका मतलब यह है कि आप असल में कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए नहीं, आज अपना स्टेटस बचाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। हम अपने स्टेटस की क्योंकि आप लोगों से भरोसा उठ गया वहां के लोगों का। आपने खुद कही है बात। जहां इतने बड़े जमहूरी मुल्क के अंदर यहाँ की रीजनल पार्टीज जिन्होंने 70 साल मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, जब 370 हटा, उसके बाद महीने भर डिबेट चली, आप उसमें 10 बार यहाँ बैठे कि नहीं बैठे? अपने आप को किस तरीके से रेलेवेंट मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जब 370 हटा उसके बाद महीने भर यहाँ बहस चली, आप भी बैठे, इफ्तिखार मिसगर भी बैठे, फारूक रंजू भी बैठते थे टीवी पर। आप जेल में नहीं थे ना? आप तो जेल में नहीं थे। मैं जेल में जी नहीं। आप जेल में नहीं थे। महबूबा मुफ्ती जेल में थी, मैं मान सकता हूं, वो सड़क पे नहीं आ सकती थी। आप तो आ सकते थे, आपके साथ 100, 150, 500 लोग, 1000 लोग तो आ सकते थे। एक आदमी सड़क पे नहीं उतरा, इसका मतलब आप पे भरोसा नहीं था उनका? नहीं, मैं बताता हूं आपको। आप क्या चाहते हैं कि मैं 150-500 लोग सड़क पे उतारवा के उनको मरवा दूं? लोगों के घरों के उनकी नौजवान संतानों को मरवा दूं? और आप लोग उसके ऊपर एक न्यूज बनाकर चलाएं? हमारी सियासत ये नहीं है जनाब। चिंता थी हमारी सियासत ये नहीं है। हमने लोगों ने समझदारी दिखाई, लोगों ने अक्लमंदी दिखाई कि वो सड़कों पे नहीं आए, लोगों ने समझदारी दिखाई कि वो सड़कों के ऊपर नहीं आए। दोबारा आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब भी देखा देश ने आपकी सियासत क्या है। अगर आप ये बोलते हैं कि लोगों ने पत्थर नहीं उठाए, लोग सड़कों पे नहीं आए, तो इसलिए वो खुश हैं। भान साहब, मैं केवल एक चीज जानता हूं मेरे साथ चलिए कि पिछले 1 साल में 73% पत्थरबाजी में कमी आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, पिछले 1 साल में, कल फिर से शुक्रवार है सर, मुझे हर शुक्रवार को यह बहस नहीं करनी पड़ेगी कि कश्मीरी लड़के पत्थर उठा के क्यों आ जाते हैं, इनको कौन पैसे देता है कि जाओ पत्थर मारो, और फिर सेना मजबूर होकर तुम पे पैलेट गन चलाए और फिर 3 दिन वही बहस चलती रहे। मैं ये जानता हूं कि 73% कम हो गया। वो इसलिए कम हो गया कि आपके नेता जेल में थे, या इसलिए कम हो गया कि 370 हट गई? एक बात बता दीजिए। आप तो जम्मू कश्मीर के लड़कों को ऐसे दिखाने की कोशिश कर सर, मैं नहीं दिखाता, आप ही लोग प्रेजेंट करते थे उनको, आप ही लोग भेजते थे उनको आगे, मैं नहीं बोलता था उनको जाने के लिए, आप भेजते थे। पॉकेट्स में सर, आप भेजते थे, क्योंकि आप खुद तो सड़क पे नहीं उतरे, आपकी नेता जेल में थी, तब भी आप बाहर नहीं निकले सड़क पे। सर, आप बैठे रहे टीवी पर, लेकिन सड़क पे नहीं आए। ऐसा नहीं है कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पत्थरबाजी होती थी या हर किसी गली मोहल्ले में पत्थरबाजी होती थी। आप 2-4 पॉकेट्स का नाम लेकर पूरे कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। उन्हीं 2-4 पॉकेट्स का नाम लेके आप पूरे देश को ऐसे बताते थे कि पूरा कश्मीर हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा है। आज कह रहे हैं 2-4 पॉकेट्स में पत्थर बंद हो गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा कश्मीर ऐसे सोचता है पत्थर मारने का। सर, गजब करते हैं आप लोग। इधर है या उधर है? एक तरफ तो हो जाइए कम से कम। ना कीजिए, अरे एक तरफ तो रहिए कम से कम। डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा ये? पत्थर उठाने का मतलब ये नहीं है कि पत्थर नहीं उठाने का मतलब ये नहीं है कि लोग खुश हैं इस फैसले से। पत्थर उठाने का ये मतलब है
ना ठीक है पत्थर सर। फेंकने से ये डिसाइड होता है कि तो कितने क्यों फिर लेवल रहे के थे ऊपर पत्थर लोग इतने साल? नाराज हैं। क्यों फिर थे फिर पत्थर इतने साल? रियलिटी को समझना क्यों चाहिए। फिर थे आपको पत्थर ये इतने देखना साल? ये चाहिए तो कि बता लोगों दो का सेंटिमेंट क्या है। सर, लोगों का इतने साल पत्थर क्यों आज फेंकवाते आप थे? लद्दाख में देखिए, आज आप कश्मीर को लीजिए, छोड़िए, लद्दाख चलेगा। आज आप मैं कश्मीर पूछ रहा हूँ, लद्दाख अब अरे अलग हो आप गया। पूरे लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहां के लोग खुश हैं, ताली पीटते हैं, सड़कों पे आके नाचते हैं, वीडियो चले हैं टेलीविजन चैनल्स पर। लद्दाख से मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगातार रिपोर्टिंग की है। बीजेपी के पर 20 सर- लीडरों ने वहां पे रेजिग्नेशन दे दिया। आज जम्मू की गली गली में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। आज जम्मू का आपकी युवा अपनी आज पार्टी जम्मू का टूट युवा गई। बात कर रहा है कि ये जो आपकी 370 और अपनी 35 है, ये पार्टी हमारे साथ मोहित धोखा हो गया टूट है। गई। आज कोई भी मोहित इलाका ऐसा भान, नहीं है अब जम्मू ठीक है, आपको कश्मीर लग का, रहा है रैली है, चाहे मैं वो भाषण जम्मू देता रहूंगा प्रांत तो फिर हो, ठीक है। चाहे वो कश्मीर सर, प्रांत लेकिन हो, क्या चाहे होता वो है ना, लद्दाख प्रांत हो, सारी तीनों चीजें जगह के अपने आप लोग समझ इस में आ जाती है फैसले लोगों से को। खुश नहीं मैंने है। आपसे पूछा नेता जेल में थी, कोई सड़क पे क्यों नहीं आया? आप तो बाहर थे, आपने कहा हाय हाय मैं क्यों आता। मैंने आपसे पूछा पत्थरबाजी कब हो गई, आपने कहा पत्थरबाजी से क्या साबित होता है? पहले आप कहते थे पत्थरबाजी हो रही है, इसी से साबित होता है कि कश्मीर भारत में नहीं रहना चाहता। सर प्लीज, समझ में आता है, सब पता लग गया, समझ में आ गया। आपने खुद अपनी पोल खोल दी अभी सबके सामने। अब मैं जरा सुशील पंडित को ला रहा हूं चर्चा में। सुशील पंडित, सुशील पंडित, नहीं नहीं मत आइए, मत आइए, मत आइए। मैं नहीं चाहता कि आप आए, मैं तो चाहता हूं आप घर पे रहें, आराम से रहें, खुश रहें। आप सुशील पंडित आपको ला रहा हूं, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी को लाऊंगा। एक सेकंड प्लीज सर। ओके सुशील पंडित, ये गुपकार से किस पे उपकार करना चाहते हैं? जनता पे या अपने आप पे? देखिए, अभी आपने सुना कि 2014 में 70% पोलिंग हुई, बिल्कुल ठीक सुना आपने। उस 70% पोलिंग में कश्मीर घाटी ने पीडीपी के 3 लोकसभा एमपीज चुने। ये था मई में, और उसके बाद दिसंबर में जब पोलिंग हुई तो इसी कश्मीर घाटी ने 28 एमएलए चुने पीडीपी के। तो पीडीपी को कश्मीर घाटी ने चुना, संसद के लिए भी, विधानसभा के लिए भी, और मुफ्ती साहब पहले और फिर उनकी बेटी महबूबा जी मुख्यमंत्री बनी। ये इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से निकल करके आए, इतनी तादाद में वोट लेकर के आए, और 2018 तक आते आते ये महबूबा मुफ्ती अपनी अनंतनाग की लोकसभा सीट पर बाईपोल नहीं करा सकी। तब तक कोई 370 नहीं हटी थी, तब तक कोई प्रदेश के 2 यूनियन टेरिटरीज नहीं बने थे। लेकिन इन 3 सालों में कश्मीर की वह दुर्गति कर दी कि वो अपनी लोकसभा सीट पर अपना भाई तसद्दुक मुफ्ती लड़ रहा था, उसको चुनाव नहीं लड़वा सकी। ये हाल कर दिया इन्होंने कश्मीर का इन 3 सालों में। अपने मुंह से कह रही है, ये हाल कर दिया इन्होंने कश्मीर का। बुरहान वानी को मारने वाले जो एनकाउंटर पार्टी थी, उनके लोगों का क्या हाल किया इनसे पूछिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ जिन सरपंचों को ये बोलने नहीं देंगे, मैं चुप बैठा था जब ये बकवास कर रहे थे, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं देंगे। इतनी देर आप बोले, ये नहीं मुझे बोलने देंगे। इतनी देर आप बोले, इतनी देर आप बोले, उन्होंने सुना ना आपको चुपचाप? उन्होंने केवल उंगली उठाई आपकी बात पे हर बार। उनका हर बार आपकी बात से विरोध था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उंगली उठाई, वो बोले कुछ नहीं। उनके झूठ को क्यों अरे आपका सच बड़ा, आप ऊपर से लिखवा के लाए कि मैं ही सच्चा हूं। प्लीज सर, मोहित भान, यहाँ सच और झूठ प्लीज ये आप लोग तय नहीं करते, जनता तय करती है। वो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं लोग देखने वाले। प्लीज 50 एजेंसी मोहित भान, देती हैं कि मोहित चुनाव हो सकता है या भान, नहीं हो मोहित सकता है, भान, और उसके ऊपर फैसला मोहित लिया भान, हो गया जाता ना? है कि यहाँ पे सिक्योरिटी। आप प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आवाज बंद करना, फिर आप कहेंगे कि देखो जी हमारी आवाज बंद कर दी ऐसे। प्लीज सर, मोहित भान, आप सरकार में थे कि नहीं थे? झूठ आप मलाई खा रहे थे सत्ता की कि नहीं खा रहे थे? आप बुरहान वानी के सिर पे ताज सजा रहे थे कि नहीं सजा रहे थे? उसके लिए आप ताकत में थे, बुरहान वानी की जय हो कहने के लिए ताकत में थे, लेकिन चुनाव ढंग से हो जाए, आप बायकॉट की कॉल्स को रोकने में मददगार हो जाएं, उसमें आप ताकत में नहीं थे, उसमें आपकी ताकत गुम हो जाती थी, खा जाते थे आधी ताकत सामने वाले आपकी, क्योंकि आप उनसे मिले हुए थे। और देखिए पीछे से, प्लीज सर, सुशील पंडित अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आपकी आवाज डाउन कर रहा हूँ। हो गया सर, आप मानेंगे नहीं ऐसे। सुशील पंडित अपनी बात पूरी कीजिए, 4 लोग अभी बोले नहीं आपके अलावा, बोले सुशील पंडित। रोहित जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे लगता है देश की सरकार को लगता होगा कि अब्दुल्ला अकेला कितना देशद्रोह करेगा, अकेले कितना गाएगा बजाएगा, जुगलबंदी के लिए एक मुफ्ती भी चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों को महीनों नजरबंद रखने के बाद बिना चार्जशीट किए, बिना मुकदमा चलाए, बहुत संगीन आरोप लगे थे इन पर अगस्त 2019 में संसद में लगे थे
कि इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है, इन्होंने लाखों करोड़ रुपया इस देश का गबन किया है, नाले में फेंका है, इन लोगों ने कश्मीर को जिहाद के हवाले किया है, ये आरोप लगे थे संसद के पटल पर। इनको अपने अपने घरों में ऐशो आराम में कुछ महीने रखने के बाद बिना शर्त नजरबंदी से बाहर निकालना, ताकि ये बाहर आकर ये जुगलबंदी करें, बाहर आकर देशद्रोह फिर से करें, बाहर आकर कभी पाकिस्तान कभी चीन का राग गाएं, इसके लिए मैं इस गुपकार के गैंग को दोषी नहीं मानता। मैं दुखी हूं आज कि मेरी सरकार ने, जिसने 370 हटाने जैसा जबरदस्त काम किया, कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरी बनाने जैसा साहसिक काम किया, आज एक कदम आगे चल के 2 कदम पीछे होती है। इनको सूझ नहीं रहा है कि कश्मीर में करना क्या है। वहां लोकतंत्र के लिए फिर वही फूके हुए कारतूस, वही पिटे हुए मोहरे दोबारा ला करके हमारे सामने खड़े कर रहे हैं। आप सुधांशु त्रिवेदी से पूछते हैं, 15 मिनट से उन्होंने सबकी बातें सुनी है। फारूक साहब और राशिद जी आपके पास भी आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, सीधा आरोप आपके ऊपर है, और 2 दिन पहले जब फारूक अब्दुल्ला की बहस शुरू हुई थी, उस दिन भी यही आरोप लगा था आपके ऊपर, और मैंने पूछा था आपसे कि क्या केवल टीवी बहस के लिए कि भाई बाहर निकाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कानूनी कदम नहीं, कुछ नहीं, दिखाने के लिए सब कुछ किस? देखिए, सुशील पंडित जी ने जो बात व्यक्त की है वो बहुत स्वाभाविक है, उचित है, और उनकी पीड़ा बिल्कुल समझने लायक है। परंतु ये मैं जिम्मेदारी से बताता हूँ, हमारी सरकार ने किसी को भी छोड़ा नहीं है। बड़े बड़े नेता, जैसे अभी आपने इनको सोचा ना, आपको लगा कि ये छोड़ दिए गए हैं। याद करिए, हुर्रियत के नेताओं का ऐसा ही जलवाए जलाल था ना, जब हमारी सरकार आई उसके बाद क्या हुआ, हमने उनसे कोई बातचीत नहीं की, उनको किसी पाकिस्तानी या बाहरी से बात नहीं करने दी। फिर उनके सारे वो जो फाइनेंशियल सोर्सेस थे, आय के कहां से सीमा पार से पैसा आ रहा था, पहले हमने उसको पूरी तरीके से छानबीन करके खोज करके तय किया, तब ईडी के मुकदमे दायर हुए। फिर जब उनका स्रोत यह मिल गया कि वो पाकिस्तानी और उन स्रोतों से पुख्ता सबूत कागजी मिला, तब एनआईए के मुकदमे दायर किए। तो वही लोग जो पहले जलवाए जलाल से दिल्ली आते थे, जैसे हिंदुस्तान की हुकूमत के दामाद हो, वो अब आज एनआईए के पेशी में आते हैं और अपने उन पैसे के सोर्स का जवाब देने के लिए। उसी प्रकार से आप आश्वस्त रहिए कि ये जितने भी नेता थे, जिसने कहीं कहीं पर भी देशद्रोह का कार्य किया है, सरकार पुख्ता सबूतों के साथ उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करेगी। बिना सबूत के रोहित जी, आपने बयान हुए, पहली चीज क्या बिना सबूत के अंदर रखा गया नजरबंद करके, क्या? और ये 2024 के बाद फिर से सरकार आएगी तब का एजेंडा बता रहे हैं आप हमें, या हाल फिलहाल में कोई तैयारी? नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। जब हमारी सरकार 2014 में आई थी, तो उसके बाद ये सारे सबूत इकट्ठा करके चार्जशीट होने की प्रक्रिया 2016 के बाद शुरू हुई। हमारी पीडीपी के साथ सरकार थी, इसके बावजूद ये हुआ, याद करिए। तो हमने कहा कि इन लोगों के खिलाफ भी, ये लोग तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में बड़े बड़े पदों पे रहे, संवैधानिक पदों पे रहे, तो सरकार इनके खिलाफ पूरी पुख्ता कार्रवाई के साथ करेगी। देखिए, 2 तरीके एक और होते हैं, ये तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, और देखिए राजनीतिक स्थिति क्या है, बाहर आकर क्या, वही 4 लोग बैठ के आपस में बैठ के बैठक कर रहे हैं। अभी मोहित भांजी के मुंह से क्या निकल गया, क्या आप चाहते हैं कि हम 100-150 लोगों को बाहर निकलवा देते ताकि वो मार दिए जाते? इससे तो पहले तो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो ये पहले दावा करते थे कि वो हुजूम निकल रहा है, 100-150 लोग वो अपने आप निकल रहे हैं, वो कश्मीर का युवा है जिसका आक्रोश है, वो नहीं था, ये निकलवाते थे। और जो निकलवाते थे, तो आज तक कभी कोई नेता नहीं मिला जिसके की बेटा बेटी को कभी पत्थर में, पैलेट गन में या रबड़ गन से चोट लगी हो। सब तो बैठ के महफूज मुकामों पे, सरहद के पार जाके, या दिल्ली, मुंबई, बंगलौर में तालीम याफ्ता होते थे, कोई मलेशिया में, कोई दुबई में, और केवल कश्मीर के बच्चों को, जैसा इन्होंने कहा, निकाल के सामने रख देते थे। अब जब से कश्मीर के युवाओं को समझ में आ गया कि अब इनकी सदारत गई, अब इनकी हुकूमत दोबारा नहीं आने वाली, तो अब वो नहीं निकल रहे हैं इनके निकलवाने का। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की होगी जनाब, मगर अब ये नहीं। आपकी बैठक मुझे वैसी नजर आ रही है जैसी जब रियासतें चले जाने के बाद बहुत समय तक राजे रजवाड़े सोचते रहे कि इन टोपी वालों के बस की थोड़ी है सरकार चला पाना, आखिर में हमारा ही जमाना आएगा। बहुत से लोग ब्रिटिश भी सोचते रहे, अरे सुधांशु जी, लोगों को लेकिन एक शक होता है, हमारी सरकार वापस आएगी। सुधांशु जी, लोगों को लेकिन एक शक होता है, आने वाला वही बात। एक सेकंड मोहित भान साहब, एक सवाल पूछिए मैं पहले। सुधांशु जी, लोगों को लेकिन एक शक होता है कि सब चीजें हैंड इन ग्लव हैं। इनको पहले से पता था कि धारा 370 हटने वाली है, इनको पहले से पता था कि इनको 1 साल मेहमान नवाजी में रहना, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी है। उसके बाद ये वापस आकर अपना पॉलिटिकल करियर दोबारा उसी तरीके से चलाने की दिशा में कदम बढ़ा लेंगे, ये इनको अंदेशे पहले से थे।
हाँ या ना? अच्छा, अगर इनको एक बार के लिए रोहित जी, जो इन्होंने दावा किया है कि इनको शायद ये इल्हाम था, यानी आत्मानुभूति या परोक्षानुभूति हो रही थी कि कुछ होने वाला है, तो इनको ये भी पता था कि इनकी पार्टी टूट जाएगी। हुर्रियत वालों को ये भी पता था हुर्रियत भी तो फाड़ हो जाएगी। अरे भैया, जो बात है वो हकीकत कहा करिए, जो यथार्थ है वह समझने की बात करिए। आज आप बैठ के कहें कि हमको पता था, तो अगर पता होता तो आप 100 सुन के जाइएगा, आप कह रहे थे निकाल के सड़क पे ले आए होते। नहीं, वो जाएंगे नहीं। मोहित भान आपका जवाब सुनेंगे, अभी हैं हमारे साथ में। बोलिए, जवाब दीजिए मोहित भान, फिर रेंजू शाह साहब और राहिल रशीद साहब, आप दोनों के पास आ रहा हूं। बोलिए फटाफट मोहित भान। हाँ जी, सुधांशु जी ने बात की अभी कि भाई इनके तो सारे केसेस हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इनके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। ये सही बात बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। 2016 से 2020 तक ये सबूत इकट्ठे करते रहे, ढूंढते रहे, यहां घोटाला वहां घोटाला, कुछ ना कुछ ढूंढते रहे, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब इनके हाथ कुछ नहीं लगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपना चेहरा दिखा नहीं पाए, तो इनको मजबूरन सबको रिहा करना पड़ा। ये इन्होंने एक बात सच बताई है, 2016 से लेकर 2020 तक खंगालते रहे सब कुछ, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि ये भड़का रहे थे और लोगों को लेकर आ रहे थे। हमने ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला कि हम लोगों को भड़का रहे, लेकिन मैंने बोला मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी नेता अंदर है। हम जानते हैं कि बाहर बंदूक की नोक के ऊपर, हर गली कूचे के ऊपर बंदूक की गोली खड़ी है, और उसके अंदर मैं बाहर निकलूं और मेरे को देखकर 10 लोग बाहर आए और मैं उनके ऊपर हमला होने दूं और उनको घायल करूं, उनको मरने के लिए छोड़ दूं, ये हमारी सियासत नहीं है। ठीक है, ये हमारा एजेंडा नहीं। ओके सर, ओके। फारूक रेंजू शाह साहब, इन्होंने कहा 1 साल में कश्मीर के हालात बदतर हो गए। मैंने पूछा कैसे, पिछले बेहतर थे उससे बदतर हो गए या नहीं, उसका जवाब नहीं मिला। आप बता सकते हैं पिछले 1 साल में हालात बेहतर हुए या बदतर हुए? देखिए, मैं आपको एक सही बात बताऊं, और ये सामने ये नहीं मैं आज कह रहा हूं, आपके दंगल में मैं उन दिनों, अगर आपको याद होगा, मैं उस वक्त भी ये कहता रहा, क्या कश्मीर को ये वोट वाल्चर्स सिर्फ पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहते, अपने पावर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? आज गुपकार डिक्लेरेशन की बात होती है, एक दफा मुजाहिद मंजिल डिक्लेरेशन निकला करता था, वो शायर खास में वो पत्थर मस्जिद है, मुगलिया सल्तनत की जैसे बहुत सारी मस्जिदें बनी है, वहां एक बहुत बड़ा बहुत आला मस्जिद बनी है, उसके लॉन्स में वो उस वक्त का जो लोकल मलेशिया था, उस वक्त ये जो मुजाहिद मंजिल हुआ करता था, वहां से भी चुअन लाई को बड़ी तारीफें होती थी और चुअन लाई को मिलने अल्जीरिया जाया करता था। आप जाइए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और वो प्रेशर होता था हिंदुस्तान पर, जनाब मुझे वापस दे दो जी अपनी नौकरियां। लेकिन आज का अलमिया यह है कि अगर कोई लीडर बोलता है कश्मीर चीन से मिलेगा, उसको 100 मुहाफिज दस्ते हिंदुस्तान के मामूर है उसके हिफाजत पर, उसको 111 गाड़ियां सुबह उसके दरवाजे पे सलाम करती है। तो मुझे बताएं, ये क्या बनाना कंट्री है कि ये कोई रियल कंट्री है जो सवाल जवाब करे? और ये शुरुआत है हालात खराब करने की। आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं होगा, अभी पत्थरबाजी कुछ नहीं चल रही थी, सब कुछ क्यों? कश्मीरी को हमेशा पत्थरबाज समझा जाए। मैं हमेशा चिल्लाता रहा, मैं तो सियासत में नहीं हूं, मैं तमद्दुन की तर्जुमानी करता हूं, कश्मीर की सिविलाइजेशन की तर्जुमानी करते हूं। हमारी कश्मीर की सिविलाइजेशन आप देख लीजिए, चाइना ने हमारा ये जो कभी हमारा ये जिनजिंग जिसको आप कहते हैं, वो जिनजिंग नहीं, वह काशगर है, उस काशगर के आप तारीख दीजिए, वो कभी ज़ैनुलाब्दीन के वक्त हमारी टेरिटरी हुआ करती थी। उस वहां तो आप दाढ़ी नहीं रख सकते, वहां आप गुलाम रसूल, गुलाम मोहम्मद कोई नाम नहीं रख सकते हैं, तो आप बोलते हैं कश्मीरियों को मुझे कश्मीर, आप चाइना की तो सर अब यही तो सवाल है कि जो कश्मीर ये चीजें आपकी स्पेस के लिए, दे वांट योर स्पेस, फारूक साहब आपकी स्पेस हासिल करने के लिए ये ड्रामे किए जाते हैं। मेहरबानी करके ये स्पेस मत दीजिए, आपने फारूक साहब मत दीजिए स्पेस। ये इत्तेफाक है कि उनका नाम भी फारूक है, जो चीन की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 370 वापस दिला देगा, और आप भी फारूक हैं
जो उनको याद दिला रहे हैं कि जो चीन मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बना देता है, उससे तुम किस मुंह से मदद मांगने जाओगे और क्या दिलाओगे वापस हमें? कोई कश्मीरी चीन से मिलना नहीं चाहता है। मैं रिकॉर्ड में कहता हूं, कोई कश्मीरी, आप जरा उस पर बात करें, लाल चौक में आके 3 आदमी सपोर्ट करें उस स्टेट। गुपकार, कौन सा गुपकार डिक्लेरेशन? मुझे बताएं, क्या गुपकार डिक्लेरेशन? एक मौकरी है, एक जोक है। वो उसको पापा 1 और पापा 2 वहां हुआ करता था उन्हीं रिजीम्स में, जहां पे यहाँ के नौजवानों को, बेचारों को परेशान किया जाता था। जाके हिस्ट्री देख लीजिए, और उसको पापा 1 पापा 2 डिक्लेरेशन कहना चाहिए रादर देन गुपकार डिक्लेरेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहिल रशीद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती मिल जाएंगे तो क्या 370 वापस ले पाएंगे? देखिए, जहां तक 370 वापस मिलने का ताल्लुक है, ये एक अलहदा सवाल है। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर की वहदत जो थी वो एक अलग उसकी डेमोग्राफी थी, उसका एक अलग अपना आइन और अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं पूरे मुल्क में जहां अपनी भाषा, जहां अपना कल्चर, जहां अपनी तहजीब, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। आप आसाम को लीजिए, आप केरला को लीजिए, वहां हिंदी नहीं बोला जाता है। एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, पिछले 1 साल से यहाँ 1.5 साल से यहाँ शीज है। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं पे जलसा नहीं करता है, कहीं पे मीटिंग नहीं करती है। अगर आज गुपकार डिक्लेरेशन के नाम पे ही सही कुछ पार्टियां एक दूसरे से मिलते हैं तो ये मिर्ची क्यों किसी को लगे, उनको क्यों परेशानी हो जाती है? वो बात की बात है कि आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35A वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कश्मीरियों को आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं एज ए जर्नलिस्ट ये तो वहां बैठ के वो क्या कर रहे हैं? अच्छा इसी पे तो चर्चा कर रहे हैं, तो चाय पीने थोड़ी बैठे हैं। अगर एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो वहां जो बैठे हैं, अच्छा है, वो गुपकार एजेंडा क्या है? अच्छा है, ये यहाँ के युवा के लिए अच्छा है सर। 4 अगस्त 2019 को आप सारी बातें कहने के बाद कह रहे हैं मैं तो जर्नलिस्ट हूं। ठीक है सर, मैं मान लेता हूं, लेकिन अब जब वो बैठे हैं और गुपकार एजेंडा को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या है? यही है ना कि 370 वापस लाना है, या जॉब लगवाने के लिए वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री बुलवा रहे हैं जिससे लोगों को नौकरी मिल जाए? बताइए ना सर। अगर मैं आप 370 के लिए नहीं है, इलेक्शन के लिए। अगर मैं आप ही को बताऊं, क्या पता पर्दे की पीछे यहाँ 1947 से क्या क्या हुआ है। आप ही लोग यहाँ पैटर्नेज देते हैं, दिल्ली वाले ही उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। दिल्ली वाले अलग है, आप अलग है। ये लकीर जो आपने खींच रखी है, पहले तो इसी लकीर को मिटाने के लिए 370 हटी ना, लेकिन आप अगर दिमाग और दिल से नहीं मिटाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? जब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं मरकजी सरकार की बात कर रहा हूं। ये वाजपेयी जी थे, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं सर। तो यहाँ रोते रोते हलफ दिलाया कश्मीर में, जब उन्होंने 1996 में 95 में यहाँ दूसरी मर्तबा इख्तिदार संभाला 1990 के बाद। क्या ये वाजपेयी जी नहीं थे? क्या पूरा मरकजी चुनाव के लिए आया था? इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाए उसके लिए कह रहे हैं कि ये गलत है। मैं नहीं समझता हूं, मैं ये समझता हूं गुपकार डिक्लेरेशन के नाम पे ही सही, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ये देश के हित के लिए है। नहीं, ये पॉलिटिकल प्रोसेस हो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे आपत्ति है कोई अगर ये कहे देश की चुनी हुई संसद का सदस्य होने के बावजूद कि साहब 370 चीन से वापस मिल जाएगा हमें, तो मुझे उस पर आपत्ति है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी होती। आपको है कि नहीं आपत्ति इस पे? देखिए मैं आपकी देखिए मैं इस पे आपत्ति है, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई परेशानी है, वो इसकी जो अरे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़िए ना, आप अपना बताइए, आपको परेशानी है कि नहीं इस बात से? वो रद्द क्यों नहीं करते? आपको इस बात से आपत्ति है कि नहीं? रद्द क्यों नहीं करते हैं? ये सब आपको आपत्ति है कि नहीं इस बात से? दिल्ली से ही सब कुछ पक रहा है, और पर्दे के पीछे क्या है, आने वाले वक्त में बिल्ली थेले से बाहर आ जाएगी। सुधांशु जी, यही तो सवाल मैंने पूछा था। व्हाट इज द रियलिटी सब कुछ प्लान्ड तरीके से पर्दे के पीछे से हैंड इन ग्लव होके कराया जा रहा है, और अब वापस पॉलिटिकल प्रोसेस को पटरी पर लाया जाए, इसलिए इनको कहा गया कि चलो कर लो गुपकार में मीटिंग, कोई बात नहीं, अब निकालते तुमको जेल से बाहर। आपको ना कोई केस है, मुझे बताया, ना कोई कानून में सुनवाई है, ना कोई सजा है। एक पॉइंट रेंजू साहब बोल लीजिए, फिर सुधांशु जी जवाब दे रहा हूं। बोलिए रेंजू साहब। क्या गुपकार डिक्लेरेशन उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है जब पोखरान में एटमी धमाका हुआ और उस वक्त एक लीडर ने कहा ये सारे एटम बम पाकिस्तान में डालने चाहिए? क्या गुपकार डिक्लेरेशन उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है?
पूछते हैं अभी मोहित भान से, उसके पहले सुधांशु जवाब दे रहे हैं। बोलिए सुधांशु, फिर मोहित भान आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो लोगों को लग रहा पॉलिटिकल प्रोसेस भूल गए क्या कि आज जम्मू कश्मीर 2 भागों में यूनियन टेरिटरी है, यहां कोई सीएम नहीं बनने वाला है। वो गलतफहमी छोड़ दीजिए कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस में, लोग उसी माइंडसेट में जी रहे हैं कि अभी दोबारा हम आएंगे और फिर पावर में आ जाएंगे। और अभी साहब जो बोल रहे थे, लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में ना जम्मू है ना लद्दाख है, सिर्फ कश्मीर है। सब आबादी के हिसाब से आधा जम्मू है, इलाके के हिसाब से आधे से ज्यादा लद्दाख है, मगर सारा का सारा फोकस सिर्फ कश्मीर पे। और कह रहे थे कि तमाम भारत में ऐसी रियासतें हैं जिनका अपना कल्चर है और कल्चर बचा हुआ। बिल्कुल, कश्मीर का भी तो कल्चर था ना, सूफी कल्चर। सूफियों के 4 सिलसिले हैं ना, बताइए, चारों का कोई मरकज है आज बचा है कश्मीर में? नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, कोई बचा? कुछ नहीं बचा। कश्मीर के कल्चर को तो खत्म इन्होंने किया। और आज बदलाव ये आया है कि आपने न्यूज में देखा होगा कि एक वो लड़की जो पत्थर फेंकती थी, वो अब महिला फुटबॉल टीम, आफशा आसिफ उसका नाम है, वो महिला फुटबॉल टीम में काम करने लगी और वो महिला फुटबॉल टीम बन के खड़ी हो गई। ये युवा बदल रहा है, ये बदलाव पुराने लोगों को पच नहीं रहा है। इसीलिए मैंने कहा, ब्रिटिश राज जाने के बाद बहुत से अंग्रेज मुगालते में थे कि अरे आखिर में तो फिर दोबारा हमारा ही राज आएगा, फिर कभी दोबारा आने वाला नहीं। जैसे कि साहब ने कहा, आज बदलाव आया है ना, और महबूबा मुफ्ती को अलगम और क्योंकि मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक बार मोहित भान इंटरवीन करना चाह रहे हैं आपकी बात बनाई। एक क्या आप इस चीज को क्यों छोड़ देते हैं? राहिल रशीद, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ देते हैं? राहिल रशीद, मैं तो देखिए यही लोग महबूबा मुफ्ती जी को अलगावादियों का दूसरा नाम देते थे, लेकिन इन्हीं लोगों ने उनके साथ हैंडशेक करके हुकूमत बनाई। तब उनको कहां ये नेशनलिज्म क्यों याद नहीं आया? तब उन्हें ये चीज क्यों याद नहीं आया? आज गुफ्कार के नाम पर कोई मीटिंग हो रही है तो इनको ये याद आ रहा है ये जी सेपरेटिस्ट है, सर ये सवाल तो आए दिन पूछा जाता रहा ना, और इतनी बार पूछा कि मजबूरन इन्हें सरकार से अलग होकर भागना पड़ गया। यही सवाल तो बार बार पूछते रहे हम लोग कि भाई इनके साथ कैसे आपने सरकार बना ली, कभी इनको भागना पड़ा वहां से। अब एक बार मैं मोहित भान से कमेंट देना चाह रहा हूं। पहले प्लीज सर, मोहित भान इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैं रंजू साहब अभी आपके पास आऊंगा, उसके पहले मोहित भान कुछ कह रहे हैं। मोहित भान, ये मीटिंग अपने दिल की तसल्ली के लिए, वो शेर है गालिब का, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इसीलिए हो रही बात नहीं सर। ये तो इस मीटिंग के नतीजे क्या निकल कर आएंगे ये तो वो बताएगा कि दिल किसका खुश रहेगा और दिल किसका गमगीन रहेगा। ये तो वक्त आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सुधांशु जी ने एक बात की कि खाली कश्मीर की बात, मैंने सुधांशु जी आपसे पहले ये बात की कि आज जम्मू का युवा भी आपसे नाराज है, आज लद्दाख में 6th शेड्यूल की डिमांड है, आज कश्मीर में भी यही डिमांड है। आज तीनों खित्तों के अंदर, तीनों रीजन्स के अंदर एक ही आवाज है कि 370 और 35 से आपको बहाल करना होगा। वो सारी महबूबा मुफ्ती को ही जारी थी केवल, कोई आपसे खुश नहीं है, यहाँ कोई इस फैसले से खुश नहीं है। वो सारी आवाजें महबूबा मुफ्ती को ही जारी थी। एक सेकेंड, दूसरी चीज सुधांशु जी ने बोली कि ये शायद भूल गए हैं पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करने वाले कि ये 2 यूनियन टेरिटरी है। मैं सुधांशु जी आपको याद दिला दूं, खाली आप मेरे से बहुत बड़े सियासतदान हैं, लद्दाख में सीएम नहीं बन सकता है, वहां लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेशन स्टिल। तो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने की बात कोई कर रहा है तो ये बिल्कुल जायज है। मतलब आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, केवल इसीलिए मीटिंग रखी है? अभी चुनाव की कहीं बात नहीं है, लेकिन मैं जो ये कानूनन तरीका बता रहे हैं, आप धीरे धीरे करके पत्ते खोल रहे हैं और फिर बाद में कह देते हैं नहीं मेरा ये वाला पत्ता नहीं था, तुमने गलत देख लिया। जो ये देश को एक नेशनल मीडिया के ऊपर झूठ बोल रहे हैं कि वहां कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है, ऐसा कानून हम ले आए हैं, ऐसा झूठ आप नेशनल टीवी पे ना बताएं। तीसरी चीज इन्होंने एक सेकंड, आप सुशील पंडित बोल रहे हैं, प्लीज थोड़ा नहीं मोदी प्लीज ना 2 पॉइंट हो गया, अभी नहीं फिर आऊंगा। सुशील पंडित कुछ कह रहे हैं। सुशील पंडित सारा मसला क्या, जो पहला सवाल था मेरा वापस घूम फिर के वहीं आता है कि मसला स्टेटस कश्मीर का बचाने का नहीं है, मसला स्टेटस अपना बचाने का है। उन्होंने इस लड़की को चुनकर वापस जी हाँ मोहित जी प्लीज, रोहित जी अब सुन लीजिए ना मोहित जी, देखिए आपको सुना ना, अब गलत लगातार बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा। सुशील जी बोल रहे थे कि वो बीच में नहीं बोलते किसी के, क्या किया जाए? बोलिए, वो खत्म करके ही माने अपना, बोलिए सुशील। रोहित जी, घाटी में किसी को 370 का हटना पसंद आया हो या ना आया हो ये एक बात है, लेकिन पूरी घाटी में सबको बहुत अच्छा लगा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती नजरबंद किए गए हैं और सबने बार बार कहा कि इनको बाहर मत आने देना, ये फसाद की जड़ है।
इन लोगों की वजह से नौजवान बच्चे बनकर पर पत्थर मारते हुए पैलेटगंज का शिकार हुए। लोगों ने तालियां बजाई, मिठाइयां बांटी के इन चोरों से आपने निजात दिलाई, इन लुटेरों से आपने निजात दिलाई। इस पर पूरा कश्मीर खुश था। बुरा लगेगा। ये गलत बात है मोहित जी, गलत बात, गलत बात। दूसरी मोहित जी गलत बात, मोहित जी गलत बात। जब मैंने बोला तब आपने जवाब नहीं दिया उसका, तब आपने सोचा कि नहीं मैंने गाय पे निबंध लिख रखा है, या पिताजी पे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं गाय का ही सुनाऊंगा। अब ये बोल रहे हैं तो आपको याद आ गया कि नहीं साहब पिताजी के बारे में भी बताना था। गलत बात है, नहीं ना मोहित जी आवाज कम है। सुशील जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, गलत बात है। बोले सुशील जी पूरी कीजिए बात अपनी, फिर इफ्तिखार जी के पास जा रहा हूं, बोलिए जल्दी। ओके बस मोहित जी बस कहावत कीजिए, बोलिए सुशील जी। कि इन लोगों की सियासत ने कश्मीर को बर्बाद किया है और इन्हीं लोगों की नजरबंदी पर पूरा कश्मीर खुश था। बाकियों में किसी को खुशी हो ना हो, दिल माने ना माने, वो अलग बात है। दूसरी बात, आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये लोग कभी पाकिस्तान का मुंह ताकते हैं, कभी चीन का मुंह ताकते हैं, और यही नहीं पाकिस्तान और चीन से इतर ये उन ताकतों का भी मुंह ताकते हैं जिन पर पाकिस्तान और चीन का बस नहीं चलता। ये ISIS का मुंह ताकते हैं, ये और ऐसी कई ताकतों का मुंह ताकते हैं जिनकी वजह से कश्मीर बर्बाद हो सकता है फिर से अगर इन्हें खुली छूट मिली। ठीक है, इन लोगों के हाथ में अभी भी वो कम से कम मोहरे हैं जो कश्मीर को आग में फिर से झोंक सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है इन लोगों के बाहर आने पर, और जब तक इनका उदाहरण नहीं बनाया जाएगा, इन पर मुकदमा चला के सजा नहीं होगी, ये खतरा बरकरार रहेगा कश्मीर पर। इफ्तिखार मिसगर बोलिए। वो तो पता लग गया अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं सब कुछ। आप कहां जाएंगे फिर से? रेंजू साहब लास्ट कमेंट आप ही से लूंगा, पक्का मेरा वादा है आपसे रेंजू साहब। बोले इफ्तिखार मिसगर, आप लोग कहां जाइएगा? आप तो पार्टी में भी नहीं रहे। सारे लोग अपनी ही राजनीति के लिए कर रहे हैं। अभी सुधांशु जी बोल रहे हैं कि दफा 370 हटाने के बाद कश्मीर की हालात बिल्कुल नॉर्मल होगी। कहां नॉर्मल होगी जनाब? अगर 10 लाख फौजें यहां पे थी तो क्या आपने फौजें कम करी यहां पे? नहीं, और बढ़ा दी। अगर आज बिल्कुल 10 लाख, आप क्या फिगर मानेंगे नहीं मानेंगे, बट ऑप्शन फिगर जो है ये पाकिस्तान का दिया हुआ फिगर है, मैं आपको बता देता हूं, पर ठीक है आपका चॉइस है, आप कहां से फिगर लाना चाहते हैं, बोलिए। अच्छा, यूएनओ मैंने बार बार बोला है आपके ऑफिस में, अगर भारतीय जनता पार्टी में सच में दम है तो वो दिखाएं यूएनओ दफ्तर हटा के। यहाँ पे इस रियासत को आप दूसरी रियासतों के साथ तुलना ना करें। यूएनओ ऑफिस क्यों है यहाँ पे? मसले कश्मीर है, मसले कश्मीर है, और मसले कश्मीर है तब तक है जब तक पे बातचीत ना हो और उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत ना हो। ये डिक्लेरेशंस आएंगी जाएंगी, दर्द वहीं पे है। दर्द को दवा करने के लिए रेंजू साहब आपको वेट कर रहे हैं, फिर सुधांशु जी आपके पास आऊंगा लास्ट कमेंट। देखिए रेंजू साहब बोलिए। हाँ, मैंने एक अभी सुधांशु त्रिवेदी साहब ने एक बात कही, छेड़ी कि कश्मीर सूफियत था। दैट्स फैक्ट। ये कश्मीर 100% एक कंपोजिट एंड सूफी कल्चर रहा है। बड़े बड़े बुलबुल शाह से लेकर हमारे शेखुल आलम और हमारे अमीर कबीर जैसे रहे, लेकिन 700 साल यहां शराब की एक बूंद नहीं थी। 1977 में लेजिस्लेचर ने शराब एक्ट पास किया, तो ये एक्ट अगर 370 उठा तो ये शराब का एक्ट क्यों नहीं उठा? मैं त्रिवेदी साहब से कहना चाहता, ये खुद भी सूफी मिजाज के लगते हैं, तो ये क्यों नहीं उठा रहे हैं शराब बंद रखो यहाँ। मुझे लगता था पहला पॉइंट इसका जो इन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन, जिसको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी बड़े जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहला प्रोविजन होना चाहिए था कि अबॉलिश 1977 वाइन एक्ट। आप फिर मिर्ची लगा देंगे। सुधांशु जी लास्ट कमेंट है, समय खत्म हो रहा है। सुधांशु जी लास्ट कमेंट है, क्या इस गुपकार समझौते से महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला की एकता से 370 अब कश्मीर में ये बदलाव आ गया है कि अब हर जुमे की नमाज को पत्थर हाथ में लिए हुए हुजूम नहीं दिखता है, और अब बल्कि रियल फुटबॉल क्लब बनाते हुए युवा दिखाई पड़ते हैं। और आखिर में जो नेता बैठे उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा, पुरानी गीत की एक लाइन है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा।
तो आप अपने ख्वाबों में गुजरे जमाने को सोचते रहिए, अब वो हकीकत में कभी तब्दील होने वाला नहीं। चलिए, शुक्रिया आप सबका।